हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय नंबर 2 को। तुम बोलोगे सर आप कक्षा 7 को भी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, कक्षा 7 के सभी अध्यायों को मैं बता रहा हूं और विज्ञान के बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बना भी दिए हैं। उन सारे चैप्टर्स को तुम जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी वीडियोस को तुम देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय नंबर 2 को, जो कि है प्राणियों में पोषण। भाई इसके पहले का चैप्टर क्या था? इसके पहले का चैप्टर था चैप्टर नंबर 1, पादपों में पोषण। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं प्राणियों में पोषण। यदि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूं कि भाई जो प्राणियों में पोषण होता है वो कैसा पोषण होता है, स्वपोषण या विषम पोषण? जल्दी से बता दो बच्चों। तो आंसर है विषम पोषण। हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उसमें स्वपोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन जो जंतु होते हैं वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये परपोषण कर रहे हैं। तो चलो हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन को भी मैं बताता चलूंगा। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हो तो ये जल्दी समाप्त होगा। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। देखो क्या बोल रहा है। आपने अध्याय में 1 में पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न भी मैंने अभी पूछा था कि जो पौधे हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पिछला अध्याय पढ़ो, बहुत सारे चीजों को मैंने वहां पढ़ाया है। अब देखो, लेकिन बात करता है प्राणियों की, जिसे हम जंतु कहते हैं, एनिमल्स भी कहते हैं। तो हम भी क्या है बच्चों? एनिमल्स हैं। परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जो जंतु होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बना सकते। अब बोलो क्यों? हम आखिर अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इस कारण से हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। हम भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। यह मैंने कई बार तुम्हें समझाया है। जो प्राणी है अपना भोजन या तो प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे हिरन, वह प्रत्यक्ष रूप से पूरा भोजन अपना कहां से प्राप्त कर रहा है? पौधों से ही प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो शाकाहारी है। लेकिन शेर जो है अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त कर रहा है, क्योंकि शेर किसको खाता है? हिरन को। और हिरन किसको खाता है? पेड़ पौधे को। यदि सारे पेड़ पौधे समाप्त कर दें तो क्या हिरन बचेगा? नहीं बचेगा। और हिरन नहीं बचेगा तो फिर जो शेर है वो क्या खाएगा? एक मैंने उदाहरण ऐसे बताया। इसका मतलब जो शेर है वह भी परोक्ष रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। समझ में आ गया? आगे देखो, कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। आंसर है शाकाहारी कहते हैं। जो डायरेक्ट पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी बोलेंगे। जैसे मनुष्य में भी कुछ मनुष्य क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, और कुछ सर्वाहारी होते हैं, मांस भी खाते हैं, पेड़ पौधे के पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थ को भी खाते हैं। ठीक है, मनुष्य मांसाहारी नहीं होता, याद रखना। या तो शाकाहारी होगा या तो सर्वाहारी होगा, ध्यान देना। ठीक है, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया। वो पूर्ण रूप से मांसाहारी जंतु हैं जो कि शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं और अपना पोषण करते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, सर्वाहारी हो गए। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब बताओ, हमें खाद्य पदार्थ भोजन की क्यों आवश्यकता है? जरा सोचो और बताओ। तो सबसे पहला तो हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? खाद्य पदार्थ चाहिए। दूसरा, हमारे शरीर के निर्माण के लिए जो हमें पोषक तत्व चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए? खाद्य पदार्थ चाहिए। तो इस तरीके से खाद्य पदार्थ यानी भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित होती है। यहां देखो क्या बोल रहा है, बोलता है प्राणियों के पोषण में, पोषण किसे कहते हैं, इस तरीके से इसका परिभाषा भी यहां देख सकते हो कि पोषण में क्या, पोषण का मतलब क्या होता है। पोषण का मतलब यहां देखो क्या बोल रहा है, पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। इसका मतलब, पोषण का मतलब है कि हम भोजन को लें, भोजन को लेकर के भोजन को उपयोग में लाएं शरीर में, तब हम कहते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि पोषण में क्या है, भोजन को लेना, शरीर के अंदर लेना, उसको भोजन का अंतर्ग्रहण कहेंगे, भोजन का ग्रहण करना, और उसको अपने शरीर में उपयोग करना, अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करना, इसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब यहां से हमें देखना है कि अलग अलग जंतु कैसे जो पोषण की प्रक्रिया को करते हैं, वो भी चीजें हम लोगों को यहां देखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य पदार्थ या भोजन के अनेक संगठक हैं, उसके नाम बताइए। तो इसके पहले वाले चैप्टर में भी तो पढ़ लिया है। हम लोगों ने देखा है कि हमारे खाद्य पदार्थ, भोजन के जो मुख्य संगठक है वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। इसी के साथ क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। फिर क्या है, वसा है। फिर क्या है, इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है। क्या है, विटामिन है। और विटामिन के साथ ही क्या है, कुछ मिनरल्स है, यानी कि खनिज लवण है। तो ये सारे पोषक तत्व हैं जो हमें चाहिए। क्या ये तुम्हें याद था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी चीजें चाहिए हमारे शरीर को। तो हम इन सभी चीजों को कैसे प्राप्त करते हैं, अरे यार, भोजन के द्वारा। इन सभी चीजों को हम लोग भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां शुरू में ही देखो पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, इसे पढ़ाया गया है। हम लोग आगे भी इसको सीखेंगे। यहां देखो क्या बोलता है, बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ हैं। इसके कहने का क्या मतलब है, कहता है कि हम जब भोजन करते हैं, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से जटिल पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे तुम जो आलू खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तेल खा रहे हो या मांस खा रहे हो, ये सब क्या है, जटिल पदार्थ कहलाते हैं। हम भोजन में जटिल पदार्थों को अपने शरीर के अंदर लेते हैं मुख्य रूप से। फिर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है वह इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है, जिससे कि वह हमारे शरीर के उपयोग में लाने लायक हो जाएं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। देखो यहां यही चीज बता रहा है कि भाई पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है, उसको यहां पर बताया है। अनेक जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। इसका मतलब जब हम लोग जटिल पदार्थ खाते हैं तो सीधे ही हमारा जो शरीर है उस जटिल पदार्थ को अवशोषित नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। एकदम अच्छे से याद कर लो, जो हम लोग जटिल पदार्थ खा रहे हैं उसको हमारा शरीर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, कोशिकाओं में नहीं भेज सकता। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो वही बोलता है, तो उसे हमें अपने शरीर के अंदर पचाना पड़ेगा। और इसी के लिए हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम लगा हुआ है, पाचन तंत्र लगा हुआ है। तो जब हम लोग भोजन को पाचन तंत्र में डालते हैं तो पाचन तंत्र उसको सरल पदार्थ में तोड़ देता है।
और जब भोजन सरल पदार्थ में टूट जाएगा तब उसका अवशोषण आसानी से हो पाएगा और हमारी कोशिकाएं उसका उपयोग कर पाएंगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भोजन है उसका पचना जरूरी है। तो अब पचने का मीनिंग क्या है, देखो यही बता रहा है। तो जो जटिल पदार्थ है उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है और इसे ही हम लोग पाचन कहते हैं। यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, तो तुम्हें उत्तर करना है कि भोजन के जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब ये कैसे होता है? तो ये विभिन्न एंजाइम के मदद से होता है। किसके द्वारा होता है? यह विभिन्न एंजाइम के मदद से होता है, यानी कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस प्रक्रिया को करते हैं। अब देखो, जब ये भोजन पच जाएगा तो क्या होगा? हमारा जो शरीर है इसको आसानी से अवशोषित कर लेगा और इसको उपयोग में लाएगा। तो ये यहाँ पर यही चीज दिखाया गया है, जैसे देख सकते हो, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में या सरल पदार्थों में क्या बोलता है? परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इसे हम लोग पाचन कहते हैं। इसी प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलो तो भाई हम लोग जो यहाँ पर पोषण लिखा हुआ है, पोषण, उस पोषण को समझते हैं कि पोषण में आखिर होता क्या क्या है। डायरेक्ट आप पाचन पर पहुंच गए, आखिर पोषण में क्या क्या होता है उसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो पोषण यदि हम लोग देखें बच्चों, तो ये 5 चीजें पोषण में होती हैं। देखो यहां ध्यान से, पोषण में कितना चीज होगा? 5 चीज। सबसे पहला तो होता है अंतर्ग्रहण। जो भोजन हम लोग कर रहे हैं उसका अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन। अंतर्ग्रहण का मतलब जो भोजन है उसको अपने शरीर के अंदर हम लोग लेंगे। तो भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण कहेंगे या फिर इंजेशन कहेंगे। जब भोजन को हम लोग अंदर ले लेंगे तो क्या करेंगे? यस, वेरी गुड, हम लोग उसको पाचित करेंगे, पाचन करेंगे यानी डाइजेशन करेंगे, जो अभी मैंने तुरंत बताया। तो भोजन के रूप में हम लोग किसको लेते हैं? जटिल पदार्थों को लेते हैं। फिर पाचन तंत्र की मदद से उसको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, तो उसे ही डाइजेशन कहते हैं। 2 चीज समझ गए? इसके बाद क्या होता है सर? तो देखो इसके बाद क्या होता है। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया है जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। मतलब कि जब भोजन पच जाता है तब जो भोजन के सरल कण है या सरल अणु है उसको हमारा शरीर अवशोषित करता है और कोशिकाओं में भेजता है। तो उसे ही हम लोग यहां पर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। अब क्या हो गया? समाप्त नहीं। जब ये अवशोषण हो जाता है तो उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। इसमें जो भोजन अवशोषित हुआ है वह शरीर में अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। सर और कुछ बच गया? यस, बच गया। लास्ट में जो हम लोग पोषक तत्व तो सब यूज कर लिए, तो जो वेस्ट मटेरियल है, खराब पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उससे हम लोग ईजेशन कहते हैं, बहिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 प्रक्रिया होता है पोषण का। पोषण में ये पूरा चीज होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां क्या होगा? बहिक्षेपण, यानी शरीर से जो गंदा पदार्थ है या फिर बोलेंगे जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देना है? बाहर कर देना है। तो देखो यहीं से यहां भी शुरू कर रहा है सबसे पहली प्रक्रिया। यहां तो ऊपर पाचन ही पहले पढ़ा दिया था, पाचन तो अब समझ में आ गया, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं, भोजन का शरीर के अंदर लेना। वो कैसे होता है देखो यहां बताया जा रहा है, यहां देखना क्या क्या बता रहा है। तो भाई काफी चीजें पढ़नी है 7th में भी, ऐसा मत सोचो कि 7th मजाक है। देखो
भोजन के अंतर ग्रहण की विधि यानी इंजेशन, जो भोजन को अंदर लेना है, विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। अलग अलग तरीके के जीव अलग अलग तरीके से भोजन को अंदर लेते हैं। अब जैसे तुम सोचो, हम लोग भोजन को कैसे लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, फिर निगलते हैं। इसी प्रकार से मान लो एक बगुला है, वो मछली को पकड़ेगा तो क्या करेगा, चबाएगा नहीं, वो निगल जाता है, सीधे निगल जाता है। यदि एक मच्छर की बात करें तो वो डंक मार के खून को चबाता है, पीसता है नहीं, वो सीधे चूसता है, उसे उसको सक करता है, खून को, ब्लड को सक करता है। इसका मतलब जो भोजन को लेने की विधि है वो भी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होती है। देखो यहाँ लिखा भी है, जैसे मधुमक्खी एवं जो हमिंग बर्ड है वह पौधों का जो मकरंद है उसको चूसता है, यानी कि सक करता है, सकिंग करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मधुमक्खी और जो हमिंग बर्ड है वह क्या करेगा, सक करेगा, उसको सकिंग करेगा, चूसेगा। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु मां का दूध क्या करते हैं, पीते हैं। चबाते हैं क्या, नहीं। काटते हैं क्या, नहीं, पीते हैं। जबकि अजगर, सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं, वो पूरा निगल जाता है। ठीक है, आगे देखो, कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उसका भक्षण करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग जो प्राणी हैं उसके भोजन लेने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी कुछ विधियों को लिखा गया है। अब तुम्हें बताना है कि कौन कैसे कैसे लेता है, ऐसा सोचना है। तो इसमें से दो तीन मैं बता रहा हूं, फिर देखो। जैसे पकड़ना तथा निगलना, पकड़ेगा और निगलेगा कौन, चील। चील पकड़ेगा और क्या करेगा, निगलेगा। इसके बाद एक यहाँ तितली को बता रहा है, तितली क्या करता है, साइफनी करता है। एक प्रक्रिया है जिसमें वो भोजन को चूसने टाइप का ही करता है, ये तितली। मक्खी क्या करेगी, मक्खी स्पंजी करेगी। ठीक है, इस प्रकार से मच्छर और जूं क्या करेगा, तुमको चूसेगा। ठीक है, चूसने वाला काम करेगा। यहां पर चींटी देखो, यहां छीलने वाला काम करेगा, है ना। और घोंघा जो है वह बाइटिंग वाला काम करेगा, चबाने वाला काम करेगा। मरमर पक्षी भी अभी हम लोगों ने देखा, चूसने वाला काम करेगा। घोंघा में काटना भी कई जगह लिखा होता है। तो ये थोड़ा सा अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। यहां देखना, यहां थोड़ा सा और अलग दिया हुआ है, लेकिन इसे भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, यहां पर तुम्हें बटरफ्लाई बताया। तो बटरफ्लाई क्या करेगा, ये देखो, ये साइफनिंग करेगा। यहां सकिंग लिखा हुआ है, सकिंग भी कई जगह लिखा होता है, साइफनिंग भी लिखा होता है। इसके साथ जो तुम्हारा मस्कीटो है, लाइस है, ये सब क्या करता है, हमिंग बर्ड अभी तुरंत बताइए, ये सब चूसने का काम करेगा। ये सब क्या करता है, चूसता है, सक करता है। देखो यहां लिखा हुआ है। इसी के साथ जो स्नेल है वह चीविंग का काम करेगा, जैसे यहां भी मैंने बताया। ये देखो, ये क्या करता है, छीलने का काम ये यहां देखना है। घोंघा क्या करता है, घोंघा चबाने का काम करता है, चीविंग का काम करता है। ठीक है, अब देखो जो एंट है स्क्रैपिंग का काम करेगा। स्क्रैपिंग को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं छीलना, स्क्रैपिंग करता है। इस प्रकार से जो ईगल है वो डायरेक्टली स्वालो करेगा, यानी स्वालोइंग करेगा, यानी निगलने का काम करेगा। देख सकते हो ये सारा चीज यहां लिखा हुआ है। इस प्रकार से जो अलग अलग जंतु हैं उनमें अंतर ग्रहण करने की, भोजन को लेने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, और इसे हमें याद कर लेना है। कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये ध्यान देना। अब चलो, भोजन पकड़ने की एक और तरीके यहां पर मैं दिखा रहा हूं। ये यहां तुम समझ में नहीं आएगा उतना अच्छा से, लेकिन थोड़ा सा है, मैं बता दे रहा हूं। यूट्यूब पर सर्च मारोगे कि स्टार फिश कैसे भोजन करता है या कैसे इंजेशन करता है, हाउ स्टार फिश कैसे वो इंजेशन करता है फूड को, तो तुम इसको यदि सर्च मारो तो तुम वहां पर वीडियोस देख सकते हो। ऐसे जो लिखा गया वो मैं पढ़ा देता हूं। स्टार फिश को हम लोग तारा मछली कहते हैं। बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच, अच्छा, इसके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है, ये जान लेना। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है तथा जंतु के कोमल भागों को खा लेता है।
यानी इसका जो खाने का प्रक्रिया है वो हमारे जैसा नहीं है, कुछ अलग है। यहाँ एनसीईआरटी में जो लिखा है वो मैं बता दिया कि ये अमाशय को अपना बाहर निकालता है। तो यूट्यूब में देख लेना किस प्रकार से ये खाता है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। जब ये बाहर किसी चीज को पकड़ करके खाता है, उसके कोमल भागों को, तो फिर उसके बाद खाने के बाद अमाशय वापस इसके शरीर में आ जाता है और फिर ये क्या करता है, उसे पचाता है। अब आगे देखिए यहाँ क्या बोलता है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिससे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो अभी जो मैंने बताया उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, अलग अलग जीव कैसे भोजन को शरीर के अंदर लेते हैं, वो सारा चीज लिखा हुआ था। तो वही मैंने अभी तुम्हें दिखाया भाई। अब आ गया, देखो अब आ गया मानव में पाचन। यहां लिखा है कि मानव कैसे डाइजेशन करता है, लेकिन एक्चुअली में इसे होना चाहिए था मानवों में पोषण, कि मानवों में पोषण कैसे होता है। पोषण कहने का मतलब पांचों चीज के बारे में हमें समझना है। भोजन का लेना, भोजन का पचना, भोजन का अवशोषण करना, भोजन का स्वांगीकरण करना और फिर लास्ट में भोजन का निकालना, ये सब मिला करके पोषण कहलाएगा। तो यहाँ सब को हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको यहाँ बताया जाएगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, ये आता है सर, ये देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं मानव का पाचन तंत्र। अब कक्षा 7 में हो, तुम्हें इसका चित्र बनाना आना चाहिए। ये सब ध्यान दो कुछ। देखो बच्चे तेज कैसे होते हैं और मतलब भोंदा कैसे होते हैं। तो तेज बच्चा वो है जो अभी से मेहनत करेगा, कक्षा 7 से मेहनत करेगा। और भोंदा कौन होता है, जो कि एकदम सोए रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है पढ़ने से। तो कक्षा 7 से ही तुम्हें स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनने के लिए हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है तुम्हें कि इसका चित्र बनाना अभी से सीख लेना है, कक्षा 7 से ही। तो देखो अब यदि हम लोग चित्र को देखेंगे तो मानव में ये जो पाचन तंत्र है वह मुख्य रूप से एक नलिका है। क्या है, नलिका, जिसमें अलग अलग जगह उसके अलग अलग भाग होते हैं और साथ ही इसमें कुछ ग्रंथियां भी लगी होती हैं। तो इन दोनों को मिला के मानव पाचन तंत्र का निर्माण होता है। जैसे यहां दिखा रहा हूं, ये देखो हम लोग बोलते हैं कि मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से ये देखो, ये नली नुमा संरचना तुम्हें यहां दिख रहा है, ऐसे मैं दिखा देना हूं, ये देखना। तो मानव पाचन तंत्र हम लोग शुरू करेंगे तो इस तरीके से मुख गुहिका से शुरू करेंगे, ठीक है। इसको एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। यहां से लेके, मुख से लेके गुदा तक जो पाइप नुमा संरचना फैला हुआ है लगभग 9 मीटर का होता है, इसे हम लोग आहार नाल के नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, जिसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। तो देखो यहां से ये पाइप शुरू हुआ, फिर देखो आते गया, यहां पर मोटा हो जा रहा है, फिर पतला हो गया, आते गया, ऐसे आते गया, और फिर इस प्रकार से ऐसे 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 यहां तक फैला हुआ है। देख रहे हो। तो ये जो नीला रंग से पूरा मैंने दिखाया, इसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं, जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है। अब ये जो चीज मैंने बनाया, इसका अलग अलग जगह नाम बदलता चला जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहिका। यहां इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अमाशय। यहां से ये जो अंदर वाला भाग आ गया, इसे हम लोग छोटी आंत या क्षुद्रांत्र कहते हैं। फिर यहां से जो बड़ा वाला भाग इधर से आ रहा है, इसे हम लोग बड़ी आंत या बृहदांत्र कहते हैं। और लास्ट में यहां पर देखो मलाशय है और ये गुदा है। इस तरीके से ये पूरा पाइप का नाम है। 4-5 ही नाम पढ़ना है। सबसे पहला मुख गुहा, फिर क्या आ गया, अमाशय। अच्छा हाँ, यहां से ये भी नाम दिया है ग्रसिका, इसको भी याद कर लेना, ये ग्रसिका है। ये क्या है, ग्रसिका। तो शुरू से कुछ नाम देख लो। सबसे पहला क्या हो गया, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या हो गया, ग्रसिका। ग्रसिका के बाद क्या हो गया, अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। और बड़ी आंत में ही मलाशय और गुदादार 2 भाग हो गए। तो ये तो पाइप जो मैंने बताया, उसका अलग अलग जगह नाम अलग अलग पड़ गया।
अब इसी के साथ हमारा जो पाचन तंत्र में है उसमें कुछ और भाग होते हैं जिसे हम ग्रंथियों के नाम से जानते हैं, और उसी से पाचक एंजाइम निकलता है जिससे भोजन पचता है। तो यहां देखो, सबसे पहला लाला ग्रंथि हमें याद करना है, फिर यहां से दूसरा यकृत याद करना है, फिर अग्न्याशय, ये तीन नाम यहां से देख सकते हो याद करना है। तो इतना ही नाम मेन है। इसके बाद एक और यहाँ एक्स्ट्रा नाम है, वह है पित्ताशय। तो यदि ये नाम तुम्हें याद हैं तो यही मुख्य नाम है पाचन तंत्र के अंदर। तो इस तरीके से ये जो लाला ग्रंथि है वह क्या है, एक ग्रंथि है। अग्न्याशय क्या है, एक ग्रंथि है। यकृत क्या है, एक ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी की ओर और हम लोग देखते हैं मानव पाचन तंत्र को। अब हर एक चीज समझ में आएगा। तो भाई टॉपिक यही है, मानव में पाचन। चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हम अपने मुंह द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले जो भोजन को हम लोग लेते हैं वह कैसे लेते हैं, अपने मुख के द्वारा लेते हैं और मुख में ही अंतर्ग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। ये समझ गए। दूसरा, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। इसे कहाँ पचाते हैं, जब ये आगे बढ़ता है तो यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचित होता है। भोजन के कुछ पार्ट्स यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, उसके बाद आमाशय में पचता है, फिर छोटी आंत में पचता है, और इस प्रकार से भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। जब पच जाता है तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा और शरीर में भेज दिया जाता है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, यानी कि इसको इजेशन कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? बिल्कुल, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं भाई, वो भोजन कहाँ जाता है और उसका क्या उपयोग होता है। तो मैंने बताया था, ये जो हम भोजन करते हैं सबसे पहले एकदम इस रूप में टूट जाता है, इस सरल रूप में टूट जाता है जिसे एब्जॉर्ब कर लिया जा सके। तो इसे फिर ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस पचे हुए भोजन को, और शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। उन कोशिकाओं में हमें ऊर्जा मिलता है इस भोजन से, साथ ही हमारे शरीर का विकास होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। तो यहां से अब पाचन तंत्र के बारे में बता रहा है। अभी तुरंत मैंने तुम्हें पाचन तंत्र के बारे में बताया। सबसे जो प्रमुख भाग है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ये देखो, ये आहार नाल है, और ये आहार नाल मुख गुहिका से शुरू होता है और ये गुदा द्वार तक फैला होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। अभी तो मैंने तुरंत तुम्हें ये सारा चीज सिखा दिया। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग डायग्राम को याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं तो सब चीज समझ में आता है। अब देखो, ये जो नली है इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग, तो इसे हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, अभी तुरंत तो बताया था। अब इस आहार नाल का अलग अलग भाग है। जैसे सबसे पहला है मुख गुहिका, दिखा दिया तुम्हें, फिर ग्रास नली है या ग्रसिका है, फिर अमाशय है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है। अभी तुरंत तुम्हें दिखा दिया था कि ये जो नलिका है इसका अलग अलग भाग है और इस अलग अलग भाग का नाम भी है। जैसे यहाँ पर इसे मुख गुहिका कहेंगे, फिर ये जो पाइप है इसे ग्रसिका कहेंगे, फिर अमाशय कहेंगे, बड़ी छोटी आंत कहेंगे और फिर बड़ी आंत कहेंगे। ठीक है, छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ा होता है। और लास्ट है तुम्हारा मलदार अथवा गुदा। तो ये जो पाइप मैंने बताया था, नली बताया था, उसी का ये अलग अलग नाम है। तो क्या हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें सिर्फ यही होता है, तो आंसर है नहीं। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां लगी होती हैं, जिन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और उन एंजाइम से भोजन का पाचन होता है। तो वही मैंने वहां दिखाया भी था तुम्हें।
अब देखो आगे बोलता है, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? बिल्कुल लंबा मार्ग है, लगभग 9 मीटर का है। सोच लो कितना लंबा है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो देख लो, यही सब भाग क्या बोलेंगे? आहार नाल या पाचन नली या एलिमेंट्री कैनाल। मुख से लेकर इस तरीके से गुदा मार्ग तक ये फैला होगा। जैसे जैसे भोजन, अब जब भोजन हम लोग करते हैं, भोजन को हम करेंगे तो ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो वही बोल रहा है, जैसे जैसे भोजन आगे की ओर बढ़ता जाएगा, इसका धीरे धीरे पाचन होना शुरू होगा। तो भोजन का मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाचन होता है? मुख में पाचन होता है, अमाशय में पाचन होता है, और छोटी आंत में। 3 जगह भोजन मुख्य रूप से पचता है। तो वही बोल रहा है, तो अलग अलग भागों से गुजरेगा और फिर उसका पाचन शुरू हो जाएगा। उसके विभिन्न घटकों का भी पाचन क्रमिक रूप से होता जाता है। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र, आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। अब मैंने क्या बताया कि अलग अलग जगह ग्रंथियां लगी हुई हैं, जिससे कि पाचक रस निकलता है, जिसमें कि एंजाइम होता है। वह एंजाइम भोजन को पचाता है। तो 3 नाम यहां पर मैंने तुम्हें दिखा दिए थे। अब हमें 5 नाम पूरा डिटेल पढ़ लेना है। तो आखिर वो 5 नाम कौन हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जिससे पाचक रस निकलता है, एंजाइम निकलता है? तो याद कर लो, मुख में क्या है? लाला ग्रंथि। इसी को हम लोग सलेवरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसी को लाला ग्रंथि, लासा ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ये सब नाम यहाँ पर है। पहला यही है, ये क्या है? फर्स्ट। देखना ये 5 हैं। पहला हो गया। दूसरा अमाशय। अमाशय बोलोगे, अमाशय में क्या होता है? तो जो अमाशय का दीवार होता है, इस अमाशय के दीवार में भी ग्रंथियां होती हैं, यानी अमाशय के दीवार की ग्रंथियां। ये नंबर हो गया 2। तीसरा हो गया यकृत। चौथा हो गया हमारा अग्न्याशय। और 5वां हो गया छोटी आंत की दीवार। छोटी आंत की दीवार में भी ग्रंथियां होती हैं, जिससे कि पाचक रस निकलता है। ठीक है, तो ये 5 जगह हो गए। कितनी जगह हो गए? 5। जैसे एक फ्रेम में देख लो, ये 5 हो गए, याद कर लो। पहला क्या हो गया? लाला ग्रंथि। दूसरा क्या हो गया? अमाशय। तीसरा यकृत। चौथा अग्न्याशय। और 5वां छोटी आंत। तो ये 5 जगहों से पाचक रस निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, जो कि क्या करेगा? भोजन को पचाएगा। भोजन का पचाना मतलब क्या होता है? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणु में परिवर्तित कर देगा, या बोले जटिल अणु को उसको सरल अणु में परिवर्तित कर देगा। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। यही मैं बता रहा था, इसे ही हम पाचन भी कहते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यही तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि पाचन तंत्र के 2 भाग हैं। सबसे पहले भाग को हम लोग कहते हैं आहार नाल, और दूसरे भाग को कहते हैं ग्रंथियां। ये दोनों मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां सारा मैंने बता दिया कि कैसे ये हमारा आहार नाल है, उसका विभिन्न भाग है, और इसी के साथ इसमें ग्रंथियां लगी हैं, जिससे कि पाचक रस निकलेगा, जिससे कि एंजाइम निकलेगा और भोजन को पचाएगा। अब भी कंफ्यूजन है तो तुम 2 बार फिर से देख लो। आइए हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अब अलग अलग भाग को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आ गया मुख और मुख गुहिका, यानी मुंह की बात कर रहा है। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है, और मुख मतलब मुंह के द्वारा हम लोग भोजन लेते हैं, और अंदर में जो जगह है, जगह उसी जगह को मुख गुहिका कहते हैं, यानी बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। अभी तुरंत बता दिया था, तो वही चीज यहां बता रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या करते, जल्दी बताओ?
आहार मुंह में लेते हो तो क्या करते हो, निगल जाते हो? नहीं, हम लोग उसको दांतों से चबाते हैं, जीभ से मिलाते हैं, और जैसे ही भोजन मुंह में लेंगे तो लाला या लासा ग्रंथि से लार निकलता है, तो वो लार से पूरा भोजन को मुंह में मिलाते हैं। यही सब यहां बोल रहा है। देखना, हम दांतों की सहायता भोजन को चबाते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। अब दांत का बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? दांत की बात कर रहा है। तो जो दांत है वह मसूड़ों में होता है, तुम जानते हो, और इसी के साथ ये जो दांत है मसूड़ों के बीच गर्तिका सॉकेट्स में क्या होता है, धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति अलग अलग होती है तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं, इसके अनुसार इसे अलग अलग नाम भी दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कक्षा 10 में यदि पढ़ोगे तो दांतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कक्षा 8 में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, क्या काम करते हैं, उन सब को यहाँ पर दिखाया गया है। चलो यहाँ देखो, बोलता है अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखिए, अपने दांतों की गणना कीजिए, अपने तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंसन के लिए किन दांत का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने का, फाड़ने का काम आता है? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने का काम आता है। ये सब यहाँ पर लिखा गया है। ये देखो, यही है हमारे दांत। तो यदि दांत देखोगे तुम, ये देखो, ये दांत है तुम्हारा, ये नीचे जबड़े का एक सेट को दिखाया गया है। यदि दांत देखें तो दांत कितना संख्या में होता है, तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, जैसे तुम देख सकते हो। तो यहां से सबसे पहला जो दांत है उसे यहां से कहते हैं, यहां से हम लोग सबसे पहला दांत देखेंगे उसको कृंतक कहेंगे। क्या बोलेंगे? कृंतक। तो ये देखो, यदि इसको 20 से ऐसे कर दो तो इधर भी बराबर संख्या में है और इधर भी बराबर संख्या में है, तो इधर कृंतक कितना होगा? 2 होगा। देखो, एक साइड में कितना होगा? 2। और फिर इधर रदनक कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। फिर इधर अग्र चवर्णक कितना है? 2। फिर यहां पर तुम्हारा चवर्णक कितना है? 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 1 3 2 5 और 3 8, इस तरीके का देखोगे तो यहाँ 8 का सेट मिलेगा। इधर भी कितना का मिलेगा? 8 का सेट मिलेगा। तो 8 दूना कितना हो गया? 16। और ऐसा ऊपर यदि हम लोग देखें तो 16 दूना कितना हो गया? 32। तो इस प्रकार से ये हमारे दांत का सेट हो गया। 32 दांत जो वयस्क मनुष्य है उसमें मिलेगा। तो यहां ध्यान से देखो तो ये वाला 2 है, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है। तो यही 2 1 2 3, 2 1 2 3 इस तरीके से बन रहा है। यही दांत का फार्मूला भी हो गया। 2 1 2 3 क्या बता रहा है? हमारे दांतों के ये एक कतार इधर जो दिख रहा है ना, इसमें संख्या को बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे पास कितने दांत हैं? 4 प्रकार के दांत है। हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हिंदी में पढ़ना इसे, लेकिन इंग्लिश में यहां देखोगे तो यहां साफ साफ तुम्हें देखने को मिलेगा। सबसे पहले वो कहते हैं इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ध्यान से देखना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हैं और एक सेट में मैंने बता दिया किस प्रकार से ये हैं। ठीक है, अब यहां पर भी तुम देख सकते हो हमारा जो माउथ कैविटी है, यहां पर देख सकते हो इनको अच्छे से। तो ये देखो, ये है तुम्हारा इंसीजर, ये क्या है? इंसीजर। ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है? कैनाइन है। फिर ये जो 2 दिख रहा है ये प्रीमोलर है और इधर जो 3 दिख रहा है वो मोलर है। ठीक इस तरफ भी वही सेट होगा। तो ऐसे इंग्लिश में ज्यादा आसान होता है इसको याद करना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान से यदि तुम देखो तो इंसीजर जो है उसका जो शेप है, आकृति है, वह अलग है। कैनाइंस का जो शेप है वह अलग है, प्रीमोलर का अलग है और मोलर का अलग है।
तो भाई ये अलग अलग दांत है तो इसके कार्य भी अलग है। अब इसके कार्य को भी तुम्हें क्या करना है, याद करना है। तो यहां देखो, यहां पर भी बोल रहा है कि कर्तन एवं दंसन वाले दांत, चीरने और फाड़ने वाले दांत, चबाने एवं पीसने वाले दांत, ये कौन सा है? तो उसी को यहां पर मैंने दिखाया है। मैंने बताया ना कि इंग्लिश में ये ज्यादा आसान होता है पढ़ना। तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहला यहां पर तुम ये देखो इंसीजर है। इंसीजर हम लोगों ने पढ़ा, इंसीजर कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत है। तो यदि इंसीजर की बात करें, इंसीजर कहाँ है? ये देखो यहां पर चित्र में भी देखो, ये जो सामने दिख रहा है ना 4 दांत, ये सब इंसीजर है। तो यही इंसीजर को पढ़ाएगा। फिर यहाँ पर एक इधर लगा हुआ है ना, वैसे यहाँ पर ये कैनाइन को बताएगा। कैनाइन वाला एक ही है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, तो आसानी से इसको तुम देख भी सकते हो। फिर प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं। समझ में आ रहा है ना? ये दांत चित्र से समझते जाओ, उसके बाद पढ़ो। तो इंसीजर क्या है? इंसीजर देखो पोजीशन क्या है, फ्रंट में है। इंसीजर तो सामने में लगा हुआ है ना, और यहां देखोगे कि प्री मोलर और मोलर पीछे लगा हुआ है। ध्यान समझ रहे हो ना, ये बैक साइड में है। अब देखो तो ये क्या करता है, चीजल शेप्ड होता है, छेनी के जैसे आकृति का होता है, चीजल शेप्ड होता है ना। और क्या करता है, बोलता है कि शार्प एज होता है, बाइटिंग ऑफ पीसेज ऑफ फूड, ये बाइट करने का काम करता है। बाइट, जिसे बाइट लेते हैं, जैसे रोटी टुकड़ा है उसको बाइट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है कनाइन। कनाइन सबसे स्थान है, क्योंकि इसको चीड़ने और फाड़ने का हम लोग काम करते हैं। जो भी चीज चीड़ना होता है, फाड़ना होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कनाइन के द्वारा करते हैं। ये ज्यादा पॉइंटेड होता है इंसीजर से, ठीक है। और इसे चीड़ने फाड़ने वाला सारा काम हम लोग किससे करते हैं, कनाइन से करते हैं। जबकि जो प्री मोलर है और मोलर है, इसको मुख्य रूप से चीविंग का काम करेंगे और ग्राइंडिंग का। और यहां भी देखोगे कि ये जो तुम्हारा क्या नाम है, प्रीमोलर है, इससे भी टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, इससे भी चीड़ने फाड़ने का काम करेंगे और पीसने का काम करेंगे। मुख्य रूप से ये जो पीछे वाले दांत हैं एकदम लास्ट वाले, उससे चीविंग करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, इसे चबाते हैं और उसको पीसते हैं। चबाना और पीसना, ये किसका काम हो गया, लास्ट वाले का, एकदम लास्ट वाले का, जिसे हम लोग मोलर कहेंगे। चबाना पीसना, चबाना पीसना। और उसके पहले वाले का काम भी वही है, पीसने वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा वो टीयरिंग का भी काम करेगा। और यहाँ पर जो कनाइन है वह चीरने फाड़ने का काम करेगा। और हमारा जो सबसे पहला वाला है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसीजर, वह क्या करेगा, वह बाइटिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे दांत हैं और उसका ये क्या है, कार्य है। ये देखो यहां भी लिखा है कर्तन, यही बाइटिंग को कर्तन कह रहा है हिंदी में। तो बाइटिंग वाले कौन दांत हो गए, तो कर्तन वाले दांत हो गए। ये देखो इसको कृंतक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कृंतक, ठीक है। चीरने और फाड़ने वाले दांत कौन हो गए, तो चिड़ने और फाड़ने वाले दांत को यहाँ रदनक कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये क्या करते हैं, पीसने का काम करेंगे, ग्राइंड करने का काम करेंगे, और चबाने और पीसने दोनों का काम करेंगे। ये लास्ट वाले तो चबाने और पीसने वाले का काम करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? बिल्कुल, जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे दांत क्या थे, बच्चों के दूध के दांत थे, वो टूट जाता है। उसके बाद नए सेट ऑफ टीथ आते हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिसे अस्थाई दांत कहते हैं। यानी कि हम मनुष्यों की बात करें तो हमारे मुंह में 2 बार दांत आते हैं, एक तो दूध का दांत होता है, दूसरा परमानेंट टीथ होता है, स्थायी दांत होता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते तथा वृद्धावस्था में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यदि सामान्य बात करें तो हमारे जीवन भर जो दांत रहेगा वो अस्थाई दांत रहेगा, परमानेंट टीथ रहता है, ठीक है।
तो वही यहां बोल रहा है। अब यहां पर एक क्रियाकलाप देख रहा है। क्रियाकलाप में बोलता है दो परख नली लीजिए ए तथा बी। परख नली ए में 1 चम्मच उबले हुए चावल को डाल दीजिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। देखो क्या कह रहा है, कुछ खास नहीं। यहां पर एक जो परख नली है उसमें हम लोग चावल लेंगे, बॉइल्ड चावल, और दूसरे में मुंह से चबाया हुआ चावल लेंगे और इसमें आयोडीन का विलयन हम लोग डालेंगे और थोड़ा सा हम लोग जल डालेंगे। तो भाई इसमें क्या परिवर्तन होगा वही यहां देखने को बोल रहा है। तो बोलता है विलयन की 2 से 3 बूंद डाली। कौन सा विलयन डालना है? आयोडीन। आयोडीन किसका टेस्ट करता है? स्टार्च का टेस्ट करता है कि यदि स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वहां पर जो विलयन होगा वह नीला हो जाएगा, और स्टार्च वहां प्रेजेंट नहीं होगा तो वह विलयन नीला नहीं होगा। यही आयोडीन की पहचान है, मतलब आयोडीन इसका पहचान करता है, मंड परीक्षण करता है, स्टार्च का टेस्ट करता है। विलयन की 2-3 बूंद डालिए। कौन सा विलयन डालना है? हमें यहां पर आयोडीन विलयन डालना है। अब देखो यहां तुम देख भी सकते हो चित्र में, यहां पर आयोडीन विलयन डाल दिया तो उबला हुआ चावल क्या हो गया? नीला हो गया। ये कह रहा है कि इसका मतलब इसमें स्टार्च मौजूद है। क्या है? स्टार्च मौजूद है। ये इसका प्रमाण है क्योंकि ये नीला हो गया, लेकिन यहां पर डाल रहे हैं तो ये नीला नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग इसको मुंह में चबाते हैं तब ये स्टार्च नहीं रहता, यानी कि ये जो स्टार्च है वह टूट जाता है। इस रूप में टूट जाता है कि मतलब साधारण रूप में टूट जाएगा, या बोलेंगे कि स्टार्च से यहां पर पहले क्या था? स्टार्च। क्यों स्टार्च था? क्योंकि बॉइल्ड चावल को स्टार्च कहेंगे, और मुंह में जैसे ही इसको चबाएंगे इसका पाचन शुरू होना शुरू हो जाएगा। मुंह में ही ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका पाचन शुरू हो गया मुंह में ही, और जिस कारण से अब ये स्टार्च नहीं रहा, ये टूट गया। इस कारण से यदि यहां पर स्टार्च का टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव नहीं होता। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? एकदम सिंपल सा तो मैंने बात बताया कि भाई जो बॉइल्ड चावल है वह स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे ही मुंह में उसको हम लोग चबाना शुरू करते हैं, हमारे मुंह में ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, और जैसे ही पाचन शुरू होगा तो ये स्टार्च फिर नहीं रहा। वही चीज यहां देखें, यानी अब ये स्टार्च यहां पर नहीं है, इसका पाचन शुरू हो गया है। कैसे पाचन शुरू हुआ? तो हमारे मुंह में जो लार है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, लाला ग्रंथि से निकल रहा है, उसमें कुछ एंजाइम है जो इसको पाचन करना शुरू कर देंगे मुंह में ही। इसका मतलब स्टार्च का मुंह में ही पाचन शुरू हो जाएगा, जिससे कि यह स्टार्च अब नहीं रहा। इस कारण से यह नीले रंग में परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये अच्छे से समझना पड़ेगा तुम्हें, तब जाकर के तुम इसको लिख सकते हो। तो यही बोल रहा है, क्या परख नली ए में रंग बदल गया? तो आंसर है हाँ, बदल गया, क्योंकि वहां स्टार्च था। लेकिन बी में रंग नहीं बदला क्योंकि वह स्टार्च अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पच चुका है। ठीक है, माने पचना शुरू हो गया है। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो यही तो मैं अभी बता रहा था कि यहां पर जो शर्करा है, अब देखो शर्करा में बदल जाएगा। कौन? ये जो मंड है। मंड मतलब स्टार्च, हिंदी में मंड कहेंगे, अंग्रेजी में स्टार्च कहेंगे, जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही इसको मुंह में हम लोग चबाएंगे, ये जो लाला रस है इस पर काम करेगा और फिर वो मंड नहीं रहेगा या फिर स्टार्च नहीं रहेगा, इसीलिए वह नीला रंग में नहीं बदलता। तो अब ये क्या बन जाएगा? सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाएगा। जी, यहां तक समझ गए? तो यहां से अब एक क्वेश्चन है कि भाई देखते जाओ और समझते जाओ, मुंह में किस चीज का पाचन शुरू हो जाता है? जल्दी से बताओ। आंसर है कि मुंह में
कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। यहां से सीख लिया। दूसरा बोलेगा कि मुंह में लाला रस जो है, जिसे हम लोग लार भी कह रहे हैं, ठीक है, लार निकल रहा है, उसमें जो एंजाइम होता है वह कैसे पाचन करता है? तो इसका आंसर हमें देना है कि वह मंड को शर्करा में बदल देता है। देखा, दो क्वेश्चन यहां से बना कि जो लाला रस है मंड को किस में बदल देता है? शर्करा में, जिसके कारण यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुंह के अंदर प्रोटीन और वसा का पाचन यहां से शुरू होता है? तब हम बोलेंगे कि नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। तो ये तीन प्रश्न मुंह से आ गए, मुंह में पाचन से आ गए। अब आगे देखो, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। ये बोल रहा है जीभ की बात। अपना जीभ देखो, पीछे जो है वह जुड़ा हुआ है और आगे से फ्री है, और ये किसी भी दिशा में मुड़ रहा है। एक तो हम लोग इसको बोलने के काम ला रहे हैं, दूसरा खाना को क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है, इसको अच्छे से लार में मिक्स करता है। ये देखो, यहां पर जीभ को देख सकते हो तुम, ये देखो, यही है जीभ। जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, यदि यहाँ जीभ को देखेंगे तो इसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को महसूस करते हैं और उसको हमारे ब्रेन तक उस सिग्नल को भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हम खा रहे हैं आखिर वो किस टेस्ट का है, मीठा है, नमकीन है, तीता है, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर बता रहा है। ज्ञात, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को पूरे तरीके से मिलाने का भी कार्य करता है तथा निगलने में भी सहायता करता है। यदि लार ना हो मुंह में तो कोई भी चीज हम निगल नहीं सकते, याद रखना। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, यानी कि टेस्ट बड्स होते हैं, जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ये देखो 2.4 एक क्रियाकलाप दिखाया जा रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा कहाँ पर कैसा टेस्ट होता है इसको हम लोग पता कर सकते हैं, यही यहाँ बोल रहा है। इसको भी देख ही लेते हैं। चलो यहाँ देखो, निम्न पदार्थों को अलग अलग विलयन तैयार कीजिए, जैसे कि चीनी का विलयन, नमक, नींबू, नीम का पत्ता। तो इस तरीके से मीठा भी हो गया, कड़वा भी हो गया, तित्ता भी हो गया। ये सारा चीज तुमको क्या करना है, इकट्ठा करना है। अपने किसी मित्र को आंख पर पट्टी बांध देना है और उसके जीभ बाहर निकालकर सीधा रखने के लिए कहना है। और चित्र 2.6 में जैसे दिखाया गया है उस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा विलयन को डालना है, 1-2 बूंद रखना है। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सिंक का उपयोग करें। है सिंक जो होता है ना, दांत को ये करने वाला, टूथपिक जिसको कहते हैं, उसको यूज कर सकते हो, या कुछ और चीज है तो उससे विलयन को वहां जीभ पे रखने के लिए यूज कर सकते हो। और बार बार इसको दोहराना है। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से मीठा, नमकीन, खट्टा एवं कड़वा स्वाद का अनुभव होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे तुम देख सकते हो कि भाई जीभ का जो अलग अलग भाग है उसमें टेस्ट बड्स होते हैं जो कि अलग अलग स्वाद को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। मतलब वहां पर यदि मीठा जहां पर अनुभव होगा वहां मीठा डालेंगे तो मीठा अनुभव होगा। इस तरीके से यहाँ हम लोग इसको पहचान सकते हैं खुद से ही एक क्रियाकलाप करके। ये देखो, इतना हम लोगों ने सीख लिया। हम लोगों ने क्या सीखा, मुंह में भोजन का कैसे पाचन होता है ये सीख लिया, लाला ग्रंथि का बात को सीख लिया, जीभ के बारे में सीख लिया। तो अब यहाँ दांत के बारे में भी पूरा स्टडी कर लिया। तो अब यहाँ एक और चीज बचता है और वह बोलता है दांत का सड़ना। इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे ही अब हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो अभी से हम लोग पढ़ लेते हैं। बोलता है मिठाइयाँ और दंत क्षय। क्या ज्यादा मिठाइयाँ हमारे दांतों को खराब कर सकता है? यहाँ हम लोग देखते हैं, सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। हमारे मुख में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे आंतों में भी बहुत सारे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होता।
हमारे मुंह में जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं, बोल रहा है कि उससे उतना हानि नहीं है, फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना रखें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचन करते हैं, ठीक है, और यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाता है। देखो यहाँ एक सीरीज बता रहा है, इसी सीरीज को हमें समझना है। शुरुआत से शुरू करते हैं कि भाई हमारे दांत में क्या पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऐसे तो ये बैक्टीरिया कुछ खास हानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब हम लोग मीठा चीज खाते हैं, या फिर बोला है जब हम लोग शर्करा खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज खा रहे हैं जो कि दांत में अटक जा रहा है, जैसे कि तुम्हारा चावल, रोटी, इस प्रकार का कुछ चीज जो दांत में अटक जा रहा है, तो होता क्या है कि जब मुंह में वो चीजें रहेंगी, शर्करा रहेगा, तब ये बैक्टीरिया अपना काम शुरू करेगा। ये उस पर हमला करेगा या उसके साथ अभिक्रिया करना शुरू करेगा, जिससे कि वहां पर अम्ल का निर्माण होता है, और वो जो अम्ल है फिर वो दंत क्षय का कारण बनता है, हमारे दांतों को हानि पहुंचाता है। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन करते हैं। किसका विघटन करते हैं क्वेश्चन है, तो दांतों के बीच जो शर्करा फंसता है उसका विघटन करेगा। विघटन करने से क्या निकलेगा, तो अम्ल निकलेगा, और यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, यानी दांतों को धीरे धीरे सड़ाना शुरू करेगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इसे हम लोग दंत क्षय कहते हैं। तो एग्जाम में यदि पूछेगा कि भाई दंत क्षय क्या है, तो दांतों का धीरे धीरे सड़ना क्या है, दंत क्षय कहला रहा है। कैसे हो रहा है, तो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। बैक्टीरिया जो मुंह में फंसा हुआ खाना है उस पर क्या करता है, हमला करता है, और उसके शर्करा का विघटन करने से अम्ल का निर्माण होता है, और वही अम्ल हानिकारक है हमारे दांतों के लिए। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है, तथा चरम अवस्था में यह पूरे तरीके से सड़ जाएगा, टूटकर गिर जाएगा। तो चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयां व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य के रूप में उत्तरदायी होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, कोई भी भोज्य पदार्थ जो दांतों में अटक जा रहा है उसे हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि खाने के बाद मुंह को जरूर धोना चाहिए, क्योंकि यदि हम मुंह को साफ नहीं रखते हैं तो फिर वह दंत क्षय का कारण बन सकता है। अब बोल रहा है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन जरूर करना चाहिए। खाने के बाद जरूर मुंह साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। और तुम एक खास बात जानोगे कि जो हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारकीय नेचर का होता है। तो ये जो अम्ल है, अम्ल का प्रभाव है, उसको भी वह कम करता है। तो बड़ा अच्छा से हम लोग यदि इसको साफ करना चाहें तो पेस्ट से या कुछ और चीज से मुंह को, दांत को अच्छे से साफ करना चाहिए। तो ये चीज था और ये भी मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई देखो कितना सारा बात को तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। अभी तो हम बात कर रहे थे मुंह में भोजन के पाचन की, तो उससे रिलेटेड कितना सारा चीज तुम्हें पढ़ा दिया। अब भोजन को थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले भोजन कहाँ पचता है, मुंह में। मुंह में भोजन जब पचेगा, मतलब पूर्ण पाचन नहीं होगा, पाचन शुरू हो जाता है। मुंह में भोजन को लेते हैं हम लोग, चबाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी शुरू हो जाता है। तो फिर अब ये सारा भोजन नीचे नली में उतरना शुरू करेगा, जिसे हम लोग ग्रसिका के नाम से जानते हैं। फिर ये भोजन धीरे धीरे आते आते कहाँ पहुंच जाएगा, तो अमाशय में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। फिर अमाशय से होते हुए छोटी आंत में आएगा। इस तरीके से भोजन आगे बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि अब मुंह में जब पाचन हो गया तो भोजन कहाँ आएगा, भोजन आएगा हमारा ग्रास नली में, यानी कि एसोफेगस में या ग्रसिका में। देखो यहाँ पर हमारा भोजन अब आगे की ओर आ रहा है, ये देखो यही यहाँ दिखा रहा है। तो चलो अब हम लोग भोजन नली यानी ग्रसिका के बारे में यहां पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, बोलता है भोजन नली ग्रसिका, जिसे एसोफेगस के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ जो भोजन है वह कहाँ जाएगा, तो ग्रास नली में जाएगा, या उसे ग्रसिका कहेंगे या एसोफेगस कहेंगे। ये इस तरीके से ये पाइप नुमा संरचना आगे की ओर बढ़ रहा है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होता हुआ, ग्रसिका कहाँ है, गले में है, यहां से ऐसे ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, यही यहां पर दिखाया हुआ है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। अब यहां से खास चीज हमें सीखना है कि ये जो भोजन हम लोगों ने किया इसमें लार वगैरह मिल गया, तब ये भोजन आगे गया, तो फिर उसको आगे भेजने के लिए क्या हम लोग डंडे से उसको आगे भेजते हैं, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ग्रसिका है इसका जो भित्ति होता है वह संकुचित होता है। मान लो ये ग्रसिका है तो इसका भित्ति संकुचित होगा, इस तरीके से संकुचित होगा। उसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्रमाकुंचन गति के नाम से जानते हैं। और वो जो गति होगा वह भोजन को आगे की ओर ले जाता है। जैसे यहां तुम देख सकते हो, ये देखना, ये मान लो भोजन है, तो ये देखो ग्रसिका क्या कर रहा है, यहां सिकुड़ रहा है, तो इस तरीके से दबाव बनाते हुए वह भोजन को आगे की ओर ले जाएगा। देखो ये भोजन यहां तक पहुंच गया है, तो ग्रसिका क्रमाकुंचन गति करेगा जिससे कि भोजन को आगे ले जाता है। यही यहां पर लिखा हुआ है, यदि पूछा जाए तो तुम यही आंसर कर सकते हो। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। अब देखो जो भोजन है मुंह के बाद जैसे ही आहार नाल के आगे वाले भाग में गया, अपने आप वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे ग्रसिका से आगे जाएगा तो कहां जाएगा, अमाशय में। अमाशय में वो 4-5 घंटे रहेगा, उसके बाद वो स्वतः ही आगे चला जाएगा छोटी आंत में। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई वो कैसे फिर छोटी आंत में चला जाता है, फिर छोटी आंत इतनी लंबी पाइप है उसमें आगे बढ़ता चला जाता है, फिर उसके बाद बड़ी आंत में पहुंच जाता है। तुम जरा सोचो कि मुंह से लेकर गुदाद्वार तक 9 मीटर लंबा ये क्षेत्र है, और 9 मीटर ये पाइप नुमा क्षेत्र है, उसी में वह आगे बढ़ता चला जाता है। भोजन क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये स्वयं से होता है, यही बोल रहा है। पूरा आहार नाल संकुचित होता रहता है और भोजन को आगे की ओर ले जाता रहता है, तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। देखो एक और बात यहाँ बता रहा है, उल्टी का बात बता रहा है। तुमने उल्टी जरूर किया होगा, बिल्कुल। तो क्या होता है, कभी कभी बोल रहा है कि हमारा जो शरीर है वह भोजन को स्वीकार नहीं करता, और फिर क्या होता है, तो उल्टी के द्वारा, वमन के द्वारा वो सारा चीज हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने उल्टी किया हो। इसके कारण के विषय में सोचिए, अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर इसका ये कारण है कि हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। जब भी हमारे शरीर को लगता है कि वो हमारे लिए हानिकारक है, वो उसको बाहर फेंकना चाहता है, चाहे कुछ भी हो शरीर में। तो ये यहाँ देख सकते हो, इस प्रकार से भोजन आगे की ओर बढ़ रहा है। कहाँ पहुंचेगा, तो वेरी गुड, अमाशय में पहुंचेगा। अब अमाशय में जब पहुंचेगा तो मैंने पहले ही बताया था, ये देखो अमाशय का ये जो दीवार है इसमें ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रंथि। अब इस ग्रंथि से भी पाचक रस निकलता है, जो कि भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है। तो ये जो ग्रंथि है इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आ गया भोजन कहाँ भाई, हमारे अमाशय में। इसी को स्टमक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आ गया यहाँ पर अमाशय। देखो अमाशय क्या बोल रहा है, अमाशय मोटी भित्ति वाली होती है। कैसी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। कैसी संरचना है, तो थैली नुमा संरचना है। यह चपटा होता है और किस आकृति का होता है, तो जे आकृति का होता है। सब बातें याद रखना है। अरे भाई कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, बोलेगा अमाशय किस आकार का होता है, एस आकार का होता है, पी आकार का होता है, जे आकार का होता है। तो आंसर है जे आकार का। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है, तो अमाशय है। यह एक ओर ग्रसिका से जुड़ा होता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है।
बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया कि यहाँ पर यदि अमाशय है तो एक और ये ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और दूसरा देखो जैसे ही ये खुल रही है छोटी आंत आ जाता है यहाँ पर। ये वाला देखो यहाँ तक अमाशय है और ये अमाशय का जो भोजन है फिर कहाँ आएगा, छोटी आंत में। तो ये देखोगे ये छोटी आंत का भाग होता है। ठीक है, ये जो ऐसा जो भाग है यहाँ से, ये छोटी आंत यहीं से शुरू हो जा रहा है और ये यू आकृति का भाग है, उसे ड्यूोडेनम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो ये फिर छोटी आंत आगे आ जाता है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, यानी ये ग्रसिका और छोटी आंत के बीच में रहता है। अब देखो यहाँ भी कुछ बात बता रहा है लेकिन उसको बाद में पढ़ते हैं। यहाँ देखना अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है अमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। यहां से क्वेश्चन है कि अमाशय के दीवार से क्या क्या निकलती है। जो अभी हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा उसमें से क्या क्या निकलता है। तो देखो सबसे पहला जो चीज निकलता है उसे बोलता है श्लेष्मा। श्लेष्मा यहाँ श्लेष्मल कह रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह थोड़ा सा हिंदी में चेंज होता है। तो ये श्लेष्मल बोल रहा है। दूसरा एक अम्ल निकलता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और तीसरा पाचक रस निकलता है जो कि प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि अमाशय के दीवार से क्या क्या निकलता है तो ये तीन चीज हमें लिखना पड़ेगा। भी क्वेश्चन यहां से बनेगा। श्लेष्मा का क्या कार्य है। श्लेष्मा जो है अमाशय है उसके दीवार की HCl से रक्षा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्लेष्मा जो है अमाशय का जो आंतरिक स्तर है उसको अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। भाई ये जो अम्ल होता है HCl होता है, ये यदि अमाशय के दीवार से सीधे संपर्क में आता है तो उससे बहुत हानि होती है और उसमें बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से अमाशय का जो आंतरिक स्तर है उसको सुरक्षा के लिए क्या निकाल रहा है, तो श्लेष्मल निकाल रहा है जो अम्ल से उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से आंसर करना होगा। अब नेक्स्ट यहां पर बता रहा है अम्ल के बारे में कि अम्ल का क्या काम है। तो अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। तो यदि अम्ल का क्वेश्चन पूछे कि अम्ल क्या कर रहा है, भाई HCl जो अम्ल निकल रहा है उसका क्या काम है, क्यों निकल रहा है, तो वह भोजन में जो भी जीवाणु आ रहे हैं, खराब जीवाणु, उसको नष्ट करने का कोशिश कार्य करेगा। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो दो प्रश्न अम्ल के दो कार्य यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है। पहला, अम्ल जो है अनचाहे बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा, अम्ल वहां का माध्यम यानी जो अमाशय है उसका माध्यम अम्लीय बनाता है। क्यों बनाता है, ताकि जो पाचक रस है वो सही से काम कर पाए। तो ये अम्ल का दो काम लिखा हुआ है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। अब यदि तुमसे पूछेगा कि जो अमाशय का माध्यम है उसे अम्लीय बनाने की क्या आवश्यकता है, तो उसके आंसर में हम कह सकते हैं ताकि वहां पर जो पाचक रस है वो सही से कार्य कर पाए। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो अब हमारा जो तीसरा चीज है वह है पाचक रस। वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो यहां पर तुम मुख का पाचन देख लिए, अमाशय में कैसे पाचन होता है ये देख लिया, लेकिन कहीं भी एंजाइम का नाम तुमने नहीं देखा। और यदि क्लास 10 में पढ़ोगे तो यहां पर अलग अलग एंजाइम का नाम तुम्हें पढ़ना होगा। एंजाइम क्या होते हैं, वह इन पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थ में बदलेगा, प्रोटीन को सरल पदार्थ में बदलेगा एंजाइम। समझ गए। तो यह एंजाइम का नाम नहीं बोल रहा है। तो अब यहां से मैं यदि क्वेश्चन पूछूं कि जो अमाशय था उसमें किस चीज का पाचन शुरू हो जाता है, तो आंसर है उसमें प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो आंसर है नहीं, नहीं होता है।
अमाशय में क्या वसा का पाचन होता है? तो आंसर नहीं होता है। समझ रहे हो बात को? ये सब बात एकदम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। अब आ गया हमारा छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र। तो अमाशय के बाद जो भाग आएगा उसे हम लोग छोटी आंत कहेंगे। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबा अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, नलिकाकार भाग होता है। यहां देखो, अमाशय के बाद जो हमारा आ रहा है वह है छोटी आंत, और छोटी आंत 7.5 फीट लंबा बता रहा है, सॉरी मीटर लंबा बता रहा है। यहां देखना, ये देखो यही है छोटी आंत। ये छोटी आंत 7.5 मीटर है, यानी 20 फुट लंबा बोल रहा है। और देखो कि कितना कुंडलित हो रहा है, कितने छोटे से जगह में ये स्थित है। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो इसी के बारे में अब बता रहा है। तो मुख में भोजन का पाचन हो गया, अमाशय में भोजन का पाचन हो गया। अब सारा भोजन कहां पहुंच गया? छोटी आंत में। तो मेन जो फाइनल पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है, यहां देख सकते हो। अब थोड़ा सा ये भी समझ लो, छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है तो उसके लिए पाचक रस कहां कहां से आता है? तो ये देखो, अग्न्याशय तुम्हें यहां दिख रहा है, अग्न्याशय का पाचक रस छोटी आंत में आ जाता है। फिर लीवर दिख रहा है यानी यकृत, यकृत का पाचक रस कहां आ जाता है? छोटी आंत में आ जाता है। इसी के साथ छोटी आंत में भी ग्रंथियां होती है, उसका पाचक रस भी छोटी आंत में आ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग भागों से अब पाचक रस कहां आ जाएंगे? सब छोटी आंत में आएंगे और भोजन को पचाना शुरू करेंगे। देखा तुमने? यदि तुमसे पूछे कि कहां कहां से आता है, जल्दी बता दो। पहला कहां से आता है? अग्न्याशय से। दूसरा कहां से आता है? यकृत से। तीसरा छोटी आंत से। ये सारा पाचक रस फिर छोटी आंत में आएगा और भोजन को क्या करेगा? पचाएगा। तो इसलिए यहां पर ये छोटी आंत में जो भोजन है अब पूर्ण रूप से पच जाएगा, फाइनल इसका पाचन हो जाएगा छोटी आंत में। चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या यहां बता रहा है, उसके बाद ही तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां देखना, ये देखो यही लिख रहा है, यह जो छोटी आंत है यहां पर यकृत का स्राव आता है, अग्न्याशय का स्राव आता है, साथ साथ छोटी भित्ति का भी जो स्राव है वह भी आता है। और अब ये तीनों मिल करके भोजन को पूर्ण रूप से पचा देते हैं। तो भोजन में किसको किसको पचना है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को, इन्हीं तीन को मुख्य रूप से पचाना है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बोलता है यकृत के बारे में, बोलता है कि यकृत, तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग का ग्रंथि है। यकृत भी एक ग्रंथि है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। अभी यकृत तुम्हें तुरंत दिखाया था। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, यह पित्त रस स्रावित करता है। इससे क्या निकलता है? तो आंसर है पित्त रस, बाइल जूस निकलता है, जो एक थैली में जमा हो जाता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो ये सब चीज हम लोग समझ सकते हैं यदि हम लोग चित्र में देखें तो सब चीज यहाँ चित्र में लिखा हुआ है। ये देखना, ये देखो चित्र में यहाँ बनाया हुआ है। ये हम लोगों ने अभी देखा कि ये है यहाँ पर यकृत। तो यकृत का जो स्राव होता है उसे बाइल जूस कहते हैं, पित्त रस कहते हैं, और वो यहाँ एक थैली में जमा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय की थैली में ये जमा होगा और फिर यहीं से कहाँ आएगा? ये छोटी आंत में आएगा और वसा के पाचन में प्रमुख भूमिका निभाएगा। यानी वसा का जो पाचन है उसके लिए ये प्रमुख भूमिका निभाएगा और वसा का पाचन करेगा। ये सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए। यहां देखना, पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो यहां लिख भी दिया है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि वसा के पाचन में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? तो आंसर है पित्त रस। देखो यहां लिख दिया है पित्त रस। अग्न्याशय की अब बात करता है तो अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशय भी अभी तुरंत दिखाया था। अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलता है, ये क्वेश्चन बनता है। अग्न्याशय से क्या निकलेगा? अग्न्याशिक रस निकलेगा।
ये सब कहाँ जा रहा है, क्या बता सकते हो? कमेंट में बताना, अभी तुरंत मैंने बताया था। तो अग्न्यासिक रस जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने देखा कि अब भोजन जो है अधपचा हो गया है और उसके बाद वो आगे की ओर और बढ़ेगा, तब छोटी आंत से रस निकलेगा और वो भोजन का पूर्ण पाचन फिर कर देगा। कार्बोहाइड्रेट किस चीज में बदल जाएगा? तो सरल शर्करा बन जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज। इसी के साथ तुम देख सकते हो वसा किस में बदल जाएगा? तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बना देगा और प्रोटीन एमिनो अम्ल बना देगा। तो 1, 2 और 3 ये भी एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। पहला क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो वह किस चीज में बदल जाता है? तो आंसर बोलेंगे सरल शर्करा में बदल जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज। प्रोटीन के पाचन से क्या बनेगा? तो एमिनो अम्ल। और वसा के पाचन से क्या बनेगा? तो वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण होगा। भी आई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस यहां पर बन रहे हैं, तुम देख सकते हो। अब क्षुद्रांत्र में अवशोषण बोल रहा है, फिर आगे कुछ और टॉपिक्स बोल रहा है जो कि VVI है, इससे जरूर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम लोग यहां से इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि भाई यहां पर क्या बोल रहा है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। यहां देखना, चलो तो यहां पर अब बताया जा रहा है कि हिचकी क्यों आता है, इससे संबंधित कुछ बातों को सिखाया जा रहा है। क्या बोलता है? देखो, बोलता है कि कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आने इस तरीके का आता है, अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों का श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। यदि पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो हम बोलेंगे, देखो ध्यान से, कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो हमारा फूड पाइप में जा रहा है, लेकिन कभी कभी यहीं पर श्वास नली भी यहीं पर है, तो गलती से भोजन फूड पाइप में ना जाकर, ग्रसिका में ना जाकर कहां चला जाता है? जल्दी जल्दी हड़बड़ी में कहां चला जाता है? श्वास नली में जाने लगता है। तो श्वास नली उसको बहुत तेजी से बाहर निकालना चाहता है, इसको सरकना भी हम लोग कहते हैं। वो बहुत तेजी से उसको बाहर निकालेगा, क्योंकि भाई श्वास नली कहां जाएगा? फेफड़ा में जाएगा ना। तो इस तरीके से हमें वहां पर सरकना होता है, सरकता है, खांस और हिचकी आ जाती है, कभी खांस उठते हैं, यही सब लिखा हुआ है। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। ये तो मैंने बता दिया कि जो फेफड़ों तक वायु जा रहा है वह श्वास नली से जा रहा है, और जो भोजन जा रहा है वह ग्रसिका से जा रहा है। वह भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। लेकिन जब मुंह, यहां हम लोग गला में अपना संरचना देखते हैं, तो जो एक संरचना होती है इसे एपिग्लोटिस कहते हैं, उसके द्वारा ही जो भोजन है या ऑक्सीजन है वह सही जगह जा पाता है। ऑक्सीजन को सही जगह कहां जाना चाहिए? श्वास नली में। भोजन को सही जगह कहां जाना चाहिए? जो भोजन की नली है उसमें। लेकिन कभी कभी ऐसे गड़बड़ हो जाता है कि हड़बड़ में जब हम लोग खाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, और भोजन को जाना चाहिए था भोजन की नली में, चला जाता है श्वास की नली में गलती से, तब उसको बहुत झटके से बाहर निकाला जाता है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है, जैसे मैंने बताया। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? एपिग्लोटिस के द्वारा। एक संरचना होती है जो भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता। जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो वो भोजन कहाँ जाता है? हमारे भोजन वाले नली में जाता है, श्वास नली में नहीं जाता, क्योंकि श्वास नली में एक संरचना होती है जो श्वास नली को बंद कर देता है। जब श्वास नली बंद हो जाएगा तो भोजन उसमें जाएगा ही नहीं। समझ गए? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करता है, जो श्वास नली को ढक लेता है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। यानी भोजन को जहां चाहिए वहां जाओ, श्वास नली ढक गया है,
लेकिन कभी कभी यही गलती हो जाता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हम वहां पर घुटन यहाँ बोल रहा है और हिचकी, लेकिन तुम तो जानते हो कि वहां सरकना एक वर्ड हम लोग बोलते हैं कि सरक गया, खाना सरक गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस प्रकार से फिर जो भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश करना चाहते हैं उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो वही यहां पर वर्णन पूरा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं यहां कुछ और चीज को बताया गया है। यहां देखना क्या बताया गया है। बोलता है एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। तो जो अमाशय है देख रहे हो, यही अमाशय है। इसकी कार्य प्रणाली की खोज कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सा के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसके छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में ऐसे अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। यानी कि एक व्यक्ति को यहाँ गोली लग गया तो यहाँ पर अच्छे तरीके से वो भर नहीं पाया और वहाँ से अमाशय के अंदर ये जो वैज्ञानिक यहाँ बता रहे हैं, मतलब चिकित्सक ही बोल सकते हो, चिकित्सक ने विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने उसके अंदर झांक कर बहुत सारी चीजों का पता लगाया। ब्यूमॉन्ट ने देखा अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। देखा तुमने, ये सारा चीज उन्होंने प्रेक्षण किया और आज हम लोग इसे अपने पुस्तक में पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो इसी प्रकार से जितने भी खोज हुई हैं, जैसा तुम जानते हो, तो ये खोज इसी प्रकार से हुआ है। किसी न किसी घटना दुर्घटना के कारण बहुत सारी खोजें भी हुई हैं। तो अभी तक मनुष्य में पोषण में दो प्रक्रियाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला है भोजन का लेना यानी अंतर्ग्रहण और दूसरा है पाचन। पाचन भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब आ गए हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर और वो है अवशोषण। ठीक है, तो अब यहां पर हमें देखना है कि भाई जो भोजन पच गया उसका अवशोषण कहां होता है। तो इसका उत्तर है इस भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में ही मुख्य रूप से पचे हुए भोजन का अवशोषण हमें पढ़ना होता है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर बोल रहे हैं कि अवशोषण किसे कहते हैं। तो हम सीधा सा बोलेंगे कि जो पचा हुआ भोजन है जब छोटी आंत में अवशोषित हो जाता है और रुधिर में चला जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। चलो आगे क्या बोलता है देखते हैं। इस प्रक्रम को हम लोग अवशोषण कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अब जरा सा छोटी आंत को हम लोग देखेंगे और छोटी आंत तुम तो ये जानते हो कि यह नली के समान संरचना है। तो नली के समान संरचना है, पाइप के समान संरचना है। तब यदि छोटी आंत को हम लोग अंदर से देखें तो देखो ये अंगुली नुमा सारा संरचना उसके चारों ओर फैला रहता है। तो छोटी आंत का ये देखो यही दीवार है, इसे हम लोग दीवार कहेंगे। इसी से होकर के भोजन क्या है आगे की ओर निकलता है। तो जब छोटी आंत की दीवार को देखेंगे तो उस पर अंगुली नुमा इस तरीके से संरचनाएं निकली हुई रहती हैं। इन्हीं संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं या दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, और यही जो संरचनाएं हैं वह भोजन के अवशोषण के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो जाए। तो अब हम विली के अंदर देखेंगे, दीर्घ रोम के अंदर देखेंगे तो देखोगे यहां पर ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलेगा, यानी रुधिर वाहिकाएं देखने को मिलेंगी।
तो जो यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण हो रहा है वह अवशोषित होकर इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, इन्हीं रुधिर, ये देखो रुधिर वाहिकाओं में ये जो भोजन के कण है यहाँ पर अवशोषित हो जाएंगे और इसके बाद ये रुधिर से होते हुए पूरे शरीर में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। थोड़ा सा एक बार और मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये देखना, एक बार और समझ लो। यहां पर सबसे पहले शुरू में ही लिखा हुआ है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो अभी मैंने वही रुधिर वाहिका दिखाया। ये रुधिर वाहिकाएं दीर्घ रोम में पूरी फैली हुई होती हैं और दीर्घ रोम में जैसे ही भोजन का अवशोषण होता है ये फिर रुधिर वाहिका में चला जाता है और फिर ब्लड में से शरीर में पूरा चला जाता है। तुम बोलोगे सर ये रुधिर वाहिका क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। ये भी पाइप के जैसा नलीनुमा संरचना है जिसमें रुधिर बहता है, ब्लड बहता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है वो किस चीज में बह रहा है? तो इसका उत्तर है हमारे पूरे शरीर में नली जैसी संरचनाएं फैली हुई हैं। बहुत महीन नली फैली हुई है, कुछ मोटी नली भी है, जिससे होकर जो ब्लड है, रक्त है, पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ही विभिन्न पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे देखो, जो पचा हुआ भोजन है उसकी आवश्यकता शरीर के हर एक कोशिका में है। यहां भी है, 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 हर जगह वो कोशिकाओं में पचा हुआ भोजन चाहिए। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि ये जो पचा हुआ भोजन है शरीर की सभी कोशिकाओं में कैसे पहुंच पाता है? तो इसका आंसर है हमारे पूरे शरीर में रुधिर वाहिकाएं फैली हुई हैं जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है और उसी ब्लड से होकर के ये जो पचा हुआ भोजन है पूरे शरीर में कहां पच रहा है भाई? यहां पर भोजन पच रहा है छोटी आंत में, और यहां से होकर पूरे शरीर में कैसे पहुंच रहा है? तो रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है ना। इसी के साथ ऑक्सीजन भी देखोगे तो ऑक्सीजन भी रक्त के द्वारा ही शरीर के पूरे भागों में पहुंचता है। ये सब भी कुछ जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। तो यही यहां पर बोल रहा है दीर्घ रोम या रसांकुर या विली, जो कि अभी संरचना मैंने दिखा दिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? जो दीर्घ रोम है वह अंगुली नुमा संरचना होता है जिससे क्षेत्रफल बढ़ जाता है अवशोषण के लिए। यही वर्ड तुम्हें एग्जाम में लिखना होगा कि जो दीर्घ रोम है आंत के पूरे दीवार में फैला होता है जिससे अवशोषण की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अवशोषण का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशेषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोमों की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो ये जो बात बताया यही मैं यहां पर अभी तुम्हें सिखा रहा था। फिर से देख लो, कोई बात नहीं है कि ये जो दीर्घ रोम है, ये जो आंत है, अब देखो ये बड़ी आंत में भी है, छोटी आंत में भी है, लेकिन जो भोजन का मुख्य अवशोषण हो रहा है वह छोटी आंत में, इसे याद रखना है। तो छोटी आंत में ये जो दीर्घ रोम है, देख सकते हो उंगली नुमा, उंगली जैसा नहीं लग रहा है, ये उंगली नुमा प्रवर्ध है। तो ये ज्यादा क्षेत्रफल प्रदान करता है जिससे ज्यादा अवशोषण हो सके। यही देखो, इसी दीर्घ रोम में ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा होता है। तो जब भोजन अवशोषण होता है तो इसी रुधिर वाहिका में चला जाता है और उससे होकर पूरे शरीर में ये पहुंच जाता है पचा हुआ भोजन, और फिर कोशिकाओं तक भी पहुंच जाता है। यहां देखना, अवशोषित होने के बाद ये जो पदार्थ हैं उसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। तो यही मैं अभी बता भी रहा था तुम्हें कि भाई भोजन तो पच रहा है, अवशोषित हो रहा है आंत में, ठीक है, छोटी आंत में,
तो भाई यहां पच रहा है और पूरे शरीर में कैसे पहुंच जा रहा है, तो वही हम लोग बोल रहे थे रुधिर वाहिका के द्वारा ये क्वेश्चन आएगा और इसी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब देखो, ये जो पदार्थ हमारी कोशिकाओं में पहुंचती हैं उनका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे ग्लूकोज जैसे पदार्थ होते हैं उसका उपयोग श्वसन के लिए होता है, कोशिकीय श्वसन के लिए होता है, जिससे फिर ऊर्जा मिलता है। जबकि कई ऐसे पदार्थ पचे हुए कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका फिर जटिल पदार्थों में परिवर्तन कर दिया जाता है, और इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये चौथा हो गया, शुरू में ही बताया था मैंने, याद करो। सब पोषण में 5 प्रक्रियाएं हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, फिर भोजन का पाचन, फिर भोजन का अवशोषण, और ये चौथा हो गया भोजन का स्वांगीकरण। तो भोजन, पचे हुए भोजन का उपयोगी पदार्थों में बदलना भोजन का स्वांगीकरण कहता है। ठीक है, तो स्वांगीकरण पूछेगा कि भोजन का स्वांगीकरण क्या है, तो हम बोलेंगे पचे हुए भोजन का आवश्यक पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाना, उपयोगी जटिल पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाना, इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। इसके बाद लास्ट वाला भी मैंने बता दिया था कि जब ये सारा प्रक्रिया होगा तो जो वेस्ट मटेरियल शरीर से निकलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बहिक्षेपण, इजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना। अब यहां 2-3 लाइन में बात कर रहा है कोशिकीय श्वसन की। तो कोशिकीय श्वसन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। इसमें क्या होता है, तो मैंने क्या बताया कि जो ग्लूकोज होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब श्वसन हो रहा है, जब पाचन हो रहा है तो उसमें ग्लूकोज भी बन रहा है। तो ये ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंच जाता है ब्लड के द्वारा। फिर जब ये कोशिका में पहुंच जाता है तो कोशिका में इसका विघटन होता है। क्या होता है, विघटन। किसका होता है, ग्लूकोज का। क्या होता है, विघटन होता है। किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे फिर CO2 बनता है और जल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग श्वसन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन, श्वसन कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। श्वसन के द्वारा क्या बनता है, तो मुख्य रूप से ऊर्जा हमें मिलता है। श्वसन में किस चीज का उपयोग होता है, तो ग्लूकोज का उपयोग होता है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन के दौरान क्या होता है, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज का विघटन होता है, जिससे कि CO2 तथा जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहां से एक और प्रश्न यदि मैं पूछूं कि श्वसन के लिए और क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये देखो सांस लिया तो मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। रक्त के द्वारा भी शरीर में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। तो रक्त के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया, वही वो दोनों काम करेंगे जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, और इस प्रक्रम को हम लोग श्वसन बोलेंगे। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब आ गया बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बृहदांत्र छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ा एवं छोटा होता है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, याद रखना। छोटी आंत 7.5 मीटर, बड़ी आंत 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। ये VVI है। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। तो बड़ी आंत में किसका अवशोषण होगा, तो जल का और कुछ लवणों का। ये याद रखना है हमें। आगे देखो,
बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाएगा तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर इसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसे निष्कासन कहते हैं। देखो यहाँ निष्कासन लिख रहा है, जो वर्ड हिंदी में बोल रहा है उससे हम लोग याद कर देंगे। बही क्षेपण में बोलता था, यहाँ देखो निष्कासन कह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया और निष्कासन हो गया। तो इस तरीके से ये पोर्शन यहां पर समाप्त होता है। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो क्या है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि वैसे जंतु जो घास खाते हैं क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। बिल्कुल, मांसाहारी नहीं कहेंगे हम लोग, शाकाहारी जंतु जो कि घास फूस खाएंगे। अब सिर्फ घास नहीं, मतलब पेड़ पौधे, पत्तियां, घास ये खाएंगे। तो उनमें कैसे पाचन वगैरह होगा उसको यहां थोड़ा बता रहा है। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? ये भी कोई प्रश्न है, जरूर देखा है। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। तो यहां पर असली में तुमने यदि गाय देखा होगा, भैंस देखा होगा, तो तुम देखोगे कि जब हम उनको खाना देते हैं तो पहले तो वो खा लेते हैं और उसके कुछ देर बाद जब खा करके आराम से बैठे रहते हैं तो ऐसे ऐसे जुगाली करना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आखिर जुगाली करने का क्या मतलब होता है, वही सब यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, यहां देखो, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। तो हाँ भाई, जब वे नहीं खाते तभी वो जुगाली करते हैं, खाते समय तो सिर्फ खाना खाते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो ये तुम्हें भी आश्चर्य हुआ होगा कि भाई उन लोग एक बार खा लेता है गाय भैंस, उसके बाद पता नहीं क्या दिन भर चबाते रहता है, जिसे हम जुगाली कहते हैं। तो उसका आंसर यहां दे रहा है, बोल रहा है उसके सामने यदि घास आ जाए, खाना आ जाए, तुम देखोगे कि भूसा वगैरह भी वो लोग खाते हैं, तो खाने के बाद फटाफट 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 खा लेंगे। तो वही बोल रहा है कि खा तो लेगा तो वह कहां जाएगा, पहला क्वेश्चन। तो ये बोलता है अमाशय में एक खास भाग होगा जिसमें वह इसको भंडारित कर लेगा। ठीक है, यानी ये खास भाग में उसको रख लेता है। यह भाग रूमेन कहलाता है। अब इस भाग को क्या बोलते हैं, रूमेन कहते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। रूमेनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, जैसे यहां दिखा रहा है तुम्हारा। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। देखो यही यहां पर बता रहा है, तो इसको थोड़ा चित्र से हमें समझना पड़ेगा। ये देखो यहां पर तुम देख सकते हो, यहां पर ये भोजन को खा रहा है, ग्रसिका से होते हुए जा रहा है और इस रूमेन में पहुंच गया। रूमेन में ये इसको स्टोर करता है और फिर उसके बाद यहां थोड़ा सा पाचन होता है। इसके बाद ये वापस मुंह में लाता है और उसको अच्छे तरीके से चबाता है और चबाने के बाद छोटे छोटे रूपों में इसको तोड़ देता है। देखो यही सब बता रहा है। देखो क्या बोल रहा है, रूमेन में भोजन का कैसा पाचन होता है, तो आंसर है थोड़ा पाचन होता है, यानी आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, जिसे कड कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि रूमेन में जो भोजन का थोड़ा थोड़ा पाचन हो गया उसे क्या कहते हैं, तो आंसर उसे कड कहेंगे, देखो यहां, या रूमेन कहेंगे। परंतु बाद में जंतु क्या करता है, इसको फिर से वापस अपने मुंह में लाता है, इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा वह चबाता रहता है। क्या करता है, उसको चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमंथन। यहां देखना, जुगाली जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहां हिंदी में जुगाली कहते हैं। समझ में आ रहा, कितना आसान सा बात है यार। पहले खाया, कहां चला गया, रूमेन में चला गया, वहां क्या हुआ, स्टोर हुआ और साथ में कुछ पचा। अब उस चीज को हम लोग यहां पर वह जो जानवर है वह वापस में अपने मुंह में लाएगा और फिर उसको चबाएगा। ठीक है,
तो उस चबाने को क्या कहते हैं वही यहां बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं जुगाली करना। उस चबाने को क्या कहते हैं? जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं। रोमंथन या जुगाली, जो तुम्हें याद है, तुम्हें तो जुगाली याद ही होगा, जुगाली करते रहता है। तथा ऐसे जंतु को रोमिनेंट या फिर हम लोग रोमंथी जंतु कहते हैं। ये देखो, तो इस प्रकार के जानवर को जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको रोमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। रोमिनेंट मतलब उसमें रुमेन है, ठीक है, उसके अंदर रुमेन है, इसलिए उसको रोमिनेंट एनिमल कहते हैं, या रोमंथी एनिमल भी कहते हैं। रोमंथी मतलब रोमंथन करता है, जुगाली करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि जुगाली करने वाले जानवरों का क्या नाम है? तो रोमिनेंट एनिमल कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, ये भी याद रखो। घास क्या है? घास प्लांट्स हैं। प्लांट्स में जानते हो कि उसका सेल वॉल में सेलुलोज होता है, तो इसी कारण से घास में बहुत ज्यादा सेलुलोज होगा, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या होता है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। आगे बोलता है, किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो यहाँ ये बता रहा है कि जो रूमेन वाले जानवर है, जिसके अंदर रूमेन होता है, वह खास संरचना उसमें पाया जाता है, जिसमें कुछ खास जीवाणु रहते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन कर सकें। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में या फिर बोले अन्य जंतुओं के शरीर में जिसमें ये रूमेन नहीं होता है, या फिर बोले जिसके रूमेन में वो बैक्टीरिया नहीं होता है, वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? यही यहां पर बोल रहा है कि मानव भी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाएगा। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सेलुलोज का पाचन कर पाएगा? तो उसमें हिरन हो जाएगा, रोमंथी पशु हो जाएगा, जो भी रोमंथी पशु हैं, गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, जो जुगाली करते हैं, जिसके अंदर रुमेन पाया जाता है, वो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, लेकिन मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। यहां एक और ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जो रोमिनेंट एनिमल्स हैं वे सेलुलोज का क्यों पाचन कर पाते हैं? इसका आंसर भी यहां दिया हुआ है, क्योंकि उनके रुमेन में खास बैक्टीरिया होता है जिससे कि वो पाचन कर पाते हैं। यही सब यहां लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखना, यहां पर ये जो देखो, ये वाला अमाशय यहां पर दिखाया गया है, यहां अंधनाल दिखाया गया है, और यहां बृहदांत्र को दिखाया गया है। तो ये पार्ट्स भी तुम याद रखो। सारी संरचनाओं का कार्य नहीं बताया गया है, लेकिन ये पार्ट्स तुम्हें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आता है एक टॉपिक, यहां देखो दस्त बोल रहा है कि अब दस्त ये क्या बला है। देखो यहां देखना दस्त के बारे में क्या बोलता है। देखो क्या बोल रहा है, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती। कभी कभी जो हम लोग आपस में बोलते हैं कि भाई पेट खराब हो गया, जिससे कि पतला दस्त होता है, मतलब जो हम लोग खा रहे हैं वह मल जो होता है बहुत पतला निकलता है, उसी को यहाँ दस्त कह रहा है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दस्त। तो यदि तुमसे एग्जाम में पूछे दस्त किसे कहते हो तो नहीं लिख पाओगे, यही वाला चीज लिख देना है। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। तो ये दस्त कई कारण से हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भोजन सही से नहीं पचेगा और इस कारण से वह अलग तरीके से शरीर से निकलेगा। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण है शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। दस्त जब होता है तो देखोगे बच्चों में यदि होता है तो वो बहुत जल्दी क्या होता है, सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर से जल की हानि होती है, साथ ही साथ लवण की भी हानि होती है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने के पूर्व ही रोगों का उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो यहाँ जीवन रक्षक घोल को हम लोग क्या कहते हैं? ORS कहते हैं। इसमें बोल रहा है कि पानी रहना चाहिए, साफ सुथरा पानी, बॉयल किया हुआ, ठंडा किया हुआ, और उसमें नमक और चीनी मिला करके पिलाते, इसे ORS यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं।
पहेली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। तो यहाँ देखो इसके लिए यहाँ बोल रहा है। चलो तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है, जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है और इसे यहाँ पर अंधनाल के नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो ये कहाँ होता है? बोल रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में ये संरचना होती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बता रहा है कुछ जंतु जैसे घोड़ा है, खरगोश है, उसमें सेलुलोज का पाचन कहाँ हो रहा है? अंधनाल में। ये आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे रहा है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपने बारे में पढ़ा, गाय भैंस के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए विशेष प्रकार का तंत्र है जिसे हम लोग पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या सभी जंतुओं में पाचन तंत्र होता है? तो हम देखेंगे जो सूक्ष्म मतलब जो छोटे छोटे जीव हैं, जैसे कि मान लो अमीबा है, उसमें हमारे जैसा पाचन तंत्र नहीं होता। इसी के साथ कई जंतु है जो पाचन के लिए या बोले पोषण के लिए, वर्ड पोषण याद रखना, पोषण के लिए अलग अलग तरीके का यूज करते हैं। सभी जंतुओं में भी पाचन तंत्र नहीं होता, वो पोषण के अलग अलग तरीके को अपनाते हैं। तो यहाँ वही अमीबा का एक उदाहरण दिया है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा क्या होता है? अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक जीव है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। हम लोग जैसे हैं, हम लोगों के शरीर में बहुत सारी कोशिका हैं, लेकिन जो अमीबा है उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है। उसी कोशिका से उसे सारी प्रक्रिया करनी होती है। जैसे पोषण भी उसी कोशिका से करेगा, श्वसन भी उसी कोशिका से करेगा, उत्सर्जन भी उसी कोशिका से करेगा, चलना भी उसी कोशिका से है उसे, तो सारा प्रक्रिया उसी कोशिका में होगा। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक होता है और एक यहाँ कोशिका देख सकते हो, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। तो भाई वह एक कोशिका की तरह होता है, उसमें काफी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसे कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है और यहाँ पर कई बुलबुले के समान यहाँ इसमें धानियां होती हैं, बोल रहा है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। ये एक क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है कि अमीबा जो है उसका आकृति क्या फिक्स होता है? तो आंसर है नहीं, उसका आकृति फिक्स नहीं होता, उसका आकृति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाभ कहते हैं, और जो इन्हें गति एवं भोजन दोनों पकड़ने में सहायता करता है। तो यहाँ पर देखो इसके पादाभ के बारे में बात कर रहा है, जिसे और भी नाम से कूटपाद कहते हैं, पादाभ कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये अमीबा में पाए जाने वाला एक संरचना है जो उंगली नुमा प्रवर्ध ये निकालता है और ये इसको दो कार्य करने में सहायता करता है। पहला तो भोजन को पकड़ने में और दूसरा चलने में। तो ये दो चीजें हमें याद रखना है। तो थोड़ा अमीबा को हम लोग देख लेते हैं तो ज्यादा चीज यहाँ सीख सकते हो। ये देखो यही है अमीबा। अमीबा देखोगे कि इसका पहले तो संरचना जो है फिक्स नहीं होता। यदि तुम्हारे एग्जाम में चित्र आए कि अमीबा का बनाइए तो कैसे भी तुम बना दो डिजाइन, ये अमीबा बन जाएगा। ऐसा कोई फिक्स संरचना इसका नहीं होता है, यानी इसका संरचना हमेशा बदलता रहता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारी धानियां मौजूद हैं, प्रोटोप्लाज्म मौजूद हैं। इसी के साथ इसमें क्या मौजूद है, इसके बाहर में क्या रहेगा, तो कोशिका झिल्ली रहेगा, इसमें एक केंद्रक रहेगा। यहाँ देखो यहाँ केंद्रक दिया भी है। ये सब संरचनाएं हम लोगों ने देखी।
अब ये देखोगे कि यह चलने के लिए विशेष संरचना का निर्माण करता है। जैसे देखो इस तरीके से ये उंगली जैसा ऐसे निकाल देगा, तो ये जो संरचना होगा इसे हम लोग पादाभ के नाम से जानेंगे, या कूटपाद कहेंगे, या सूडोपोडिया इसे ही हम कहते हैं। और साथ ही साथ भोजन पकड़ने के लिए भी ये संरचना का निर्माण करता है। तो जैसे मान लो यहां पर भोजन इसको दिख रहा है भोजन, तो ये क्या करेगा, अपने पादाप से इसको इस प्रकार से पकड़ना शुरू करेगा और इस भोजन को क्या करेगा, जैसे जैसे देखो यहाँ खाद्य कणिका है, तो खाद्य कणिका को ऐसे ये पादाप से क्या करेगा, पकड़ेगा और पकड़ करके अंदर इसको ले लेगा, अंतर ग्रहण कर लेगा। अब क्या होगा, ये जो भोजन है इसके चारों ओर एक धानी का निर्माण होता है जिसे हम लोग फूड वैक्यूल कहेंगे, फूड धानियां कहेंगे जिसमें पाचक रस रहता है और यही क्या करेगा, इसके भोजन को पचा देगा। और जब ये भोजन पच जाएगा तो जो बेकार पदार्थ होगा, जो भोजन पच जाएगा तो फिर इसका जो कोशिका है उसको अवशोषित कर लेगा और जो बेकार पदार्थ है वह अपशिष्ट के रूप में फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। कहां से निकाल दिया जाएगा, तो कोशिका के सतह से ही उसको बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अमीबा में ये प्रक्रिया तुम देख सकते हो। तो ये क्या किया, इसमें क्या कोई पाचन तंत्र है, नहीं है, फिर भी अपना पोषण कर रहा है, यस पोषण कर रहा है। कैसे, तो खाद्य धानियों के द्वारा या खाद्य रिक्तिका के द्वारा या फूड वैक्यूल के द्वारा ये अपना पोषण का सारा प्रक्रिया कर ले रहा है। अब देखो ये क्या बोलता है आगे, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। अमीबा क्या करता है, बहुत छोटे छोटे जीवों को आहार के रूप में लेता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर अपना जो पादाब है उसको विकसित करने लगता है और उसको चारों तरफ से पकड़ लेता है और उसके बाद खाद्य पदार्थ एक खाद्य धानी में फंस जाता है। ठीक है, तो जैसे ही खाद्य पदार्थ को पकड़ेगा उसके बाद उसमें खाद्य धानी का निर्माण हो जाएगा और उसमें एंजाइम रहता है जो कि भोजन को पचा देता है। फिर वह उसका जो कोशिका है वह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यहां देखो वही बोल रहा है कि खाद्य धानी में ही पाचक रस होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें पाचक रस कहाँ रहता है, तो हम लोग बोलेंगे खाद्य धानी में ही पाचक रस रहता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करता है और उसे पचा देता है, यानी सरल पदार्थ में उसे बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे उस कोशिका में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं उसके रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब बिना जो पचा हुआ भोजन है उसे शरीर के सतह से ही बाहर कर दिया जाता है। उसमें भी बोल रहा है ये खाद्य धानी फिर बाहर की ओर इसको ढकेल देता है या निकाल देता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान देने का यहां बात है कि भोजन जो हम लोग पोषण कर रहे हैं, पोषण में ऊर्जा मुक्त नहीं होता है, ऐसा याद रखना। जैसे यहां तक हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं उसमें भोजन का लेना, उसका पचना, अवशोषण करना ये सब शामिल है। ऊर्जा मुक्त होना शामिल नहीं है। ऊर्जा कब मुक्त होता है, श्वसन के दौरान, याद रखना। ऊर्जा श्वसन में मुक्त होता है, लेकिन ऊर्जा मुक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें भोजन चाहिए। मैंने पढ़ाया ना कि जो ग्लूकोज बनेगा उस ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होता है। तो ग्लूकोज कहां से आता है, भोजन से। तो वही यहां बता रहा है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो ये आगे के अध्याय में कुछ चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी चैप्टर्स है वे सारे चैप्टर्स मैंने बना रखे हैं, वे सारे चैप्टर्स को तुम देख सकते हो। यदि तुम्हें लगता है कि चैप्टर्स तो मिल ही नहीं रहे तो हमारे ऐप पर ये सारे चैप्टर्स एक साथ ही मिल जाएंगे, वहां जाकर के तुम इसको ले सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।